देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तीन तरह के नॉमेनक्लेचर प्रपोज किए गए हैं, ठीक है ना। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम लोग तीन तरह के नॉमेनक्लेचर में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कौन कौन से नॉमेनक्लेचर है तो लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहला है सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, ये सबसे पॉपुलर है, आप लोगों ने हो सकता है स्कूल में पढ़ाया भी गया हो, है ना। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है। 11th में भी कहीं ना कहीं तो IUPAC वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आपको बता ही जाएगा सब कुछ। तो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, सेकंड जेडी नॉमेनक्लेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा ये काफी रेयर है ना, लेकिन ये भी एक नॉमेनक्लेचर होता है, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। तो तीन डिफरेंट टाइप के नॉमेनक्लेचर प्रपोज किए गए हैं स्पेशली फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, जेड कैपिटल ई नॉमेनक्लेचर, आवाज बहुत धीमे आ रही है, एंड सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर। यस सर, धीमे आ अब आ रही है बेटा, अब आ रही है तो थोड़ा मोबाइल से पास रखिए। कितना पास हो गया, मोबाइल से नहीं पढ़ाता हूँ बेटा। मतलब माइक थोड़ा पास रखिए। तो अब आ रही से ही आ रही, अभी भी नहीं आ रही? तुम लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आते हो? चलो अच्छा, तो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, जेडी नॉमेनक्लेचर और सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, है ना, तीन तरह के नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो देखिए सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर क्या होता है। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर की अपनी एक लिमिटेशन है, ये केवल तीन केस में एप्लीकेबल होता है। ये बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट जो जीआईएसओ होती है उसमें इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। और एक हम लोग ने एजो सिस्टम का पढ़ा था, एन डबल बॉन्ड एन, ये वाला एजो सिस्टम। तो एजो सिस्टम के अबाउट भी सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर को यूज किया जा सकता है। और साइक्लो एल्केन के अबाउट जब जीआईएसओ होती है तो वहां भी सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज किया जा सकता है। ये इन्हीं तीन टाइप के सिस्टम में जब जीआईएसओ होती है तभी हम लोग सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हम लोग ने ये एक ऑक्सिन सिस्टम पढ़ा था, है ना, ऑक्सिन सिस्टम में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर ऑक्सिन में नहीं एप्लीकेबल होता है ना। ऑक्सिन में छोड़ के बाकी एल्कीन में, एजो सिस्टम में और साइक्लो एल्केन के अबाउट, है ना, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। अब नोट करते रहिए आप लोग साथ में, ठीक है। तो ये तीन पर्टिकुलर केसेस में ही हम लोग इसको यूज करते हैं। अब सिस कब होता है और ट्रांस कब होता है, देखो ये तो आपको बेसिक बात सभी को पता ही होगा कि जितने भी आइसोमर्स होते हैं वो बेटा एटलीस्ट पेयर में होते हैं, ठीक है। कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उसका एक फॉर्म को अगर हम लोग सिस बोलेंगे तो उसकी जो दूसरी फॉर्म होगी वो उसकी ट्रांस होगी, है ना। तो ये हमेशा पेयर में होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस होगा तो ट्रांस भी होगा, तभी वो जीआईएसओ भी कर रहा होगा। क्योंकि अगर किसी कंपाउंड का ओनली सिस एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे साइक्लो एल्कीन में हम लोग देख रहे थे कि 3 मेंबर टू 7 मेंबर केवल सिस एग्जिस्ट कर रही थी, ट्रांस नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस केस में वो जीआईएसओ नहीं करेगा। तो सिस है तो उसका ट्रांस भी होना चाहिए, जेड है तो उसका ई भी होना चाहिए, सिन है तो उसका एंटी होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है ना। लैला है तो मजनू भी होना चाहिए, है ना, रोमियो है तो जूलियट भी होना चाहिए। अकेला रोमियो क्या करेगा भाई, है ना, कैसे जिएगा इस दुनिया में। तो ऐसे ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है, ये पेयर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो सिस फॉर्म क्या होती है, सिस फॉर्म किसको कहते हैं, बेसिक पहले समझ लीजिए। सिस फॉर्म में बोलते हैं कि कोई दो फंक्शन ग्रुप सेम होने चाहिए, है ना। जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि सेम कार्बन पे तो अगर सेम ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो वो तो जीआई नहीं शो करेगा, है ना। लेकिन वहां पे ये भी बोला था कि अड़ोस पड़ोस मतलब एडजेसेंट कार्बन के ग्रुप सेम हो सकते हैं, है ना। ये वाली सिचुएशन तो वैलिड हो सकती है ना,
कि जैसे यहाँ पे ए लगा दिया एक मैंने, और वही ए सेम फंक्शनल ग्रुप मैंने पड़ोस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगा दिया, तो इट मे बी पॉसिबल, है ना। इस केस में ये बताओ ये कंपाउंड जीआई इसको करेगा नहीं करेगा, करेगा, है ना। अब देखो जब भी सिस और ट्रांस देखना होता है तो हमें डबली बॉन्डेड कार्बन या फिर वो एजो सिस्टम या फिर वो साइक्लोएल्केन जिनके अबाउट जीआई हो रही उसमें सेम ग्रुप को पहले पकड़ना होता है। जैसे देखो इन दोनों में ए सेम है ना, है ना, तब से बी भी सेम है, लेकिन किसी एक को देखो आप पहले, चलो ए को देखते हैं ना, तो ये ए दोनों सेम है और दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर डबल बॉन्ड का ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड, इसके दोनों अपर साइड लाई कर रहे हैं, है ना, एबव द प्लेन लाई कर रहे हैं, या सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों के दोनों से बी दोनों बिलो द प्लेन लाई कर रहे हैं, तो ऐसी फॉर्म सिस फॉर्म होती है। सिस फॉर्म में सीधा फंडा होता है सेम फंक्शनल ग्रुप शुड बी लाई फ्रॉम सेम साइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड है, रिंग में साइकिल का जो प्लेन है उसको इस रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो इस प्लेन के सेम साइड सेम ग्रुप अगर है तो जैसे दोनों ए आपके ऊपर की साइड लाई कर रहे हैं ना, या फिर दोनों भी नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी सिस फॉर्म बोली जाएगी। इस कॉन्फ़िगरेशन को जीआई में क्या बोलेंगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल देखो इसके बारे में नोट भी कर लीजिए। इफ सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप या कोई वो प्रीफिक्स भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो क्लोरो आइडो ये भी हो सकते हैं। तो सेम फंक्शनल ग्रुप या प्रीफिक्स शुड लाई सेम साइड अराउंड सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। इसका मतलब वो कि जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड का प्लेन है उसके रिस्पेक्ट में देखना है, उसके या तो दोनों ऊपर की साइड लाई कर रहा हो या दोनों के दोनों सेम ग्रुप बिलो द प्लेन लाई कर रहे हो, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोल देंगे, सिस फॉर्म, है ना। तो इसको नोट कर लिए पहले, फिर एग्जांपल पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। तो सिस फॉर्म तभी बोलेंगे जब डबल बॉन्ड के प्लेन के अबाउट, वो चाहे कार्बन कार्बन का बीच का डबल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड हो या साइक्लोएल्केन के प्लेन के रिस्पेक्ट में जीआई हो रही हो, तो उनके सेम साइड अगर सेम फंक्शन को लाई कर रहे होंगे तो उसे हम लोग क्या बोला करेंगे, सिस फॉर्म। ठीक है, क्लियर है ना। अब आते हैं ट्रांस। ट्रांस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेम फंक्शन को अपोजिट साइड लाई कर रहे होंगे अराउंड द प्लेन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी और एन डबल बॉन्ड, वो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम हो सकता है इन तीनों में से। अगर जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट देखें, तो अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई करने लगे, ठीक है, एक डबल बॉन्ड के अबव द प्लेन जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, बिलो द प्लेन जा रहा है ना, या फिर एक यहाँ बी बैठा दिया ऐसे मैंने, तो किन्हीं भी दो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ए ये दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म है ना। वैसे तो ये बी के रिस्पेक्ट में भी ट्रांस है, ये वाला एग्जांपल में ए के रिस्पेक्ट में भी ट्रांस है और बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तो सपोज मान लिया कि यहाँ बैठा दिया ए और बी, यहाँ बैठा दिया डी और ए, अथवा ये से ट्रांस है with respect to which functional group, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो सेम फंक्शनल ग्रुप है उनको उनके रिस्पेक्ट में ही देखना होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे ए सेम है और वो दोनों बेटा अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांस है। बस इतना ही देखना होता है, ठीक है, क्लियर। बोलो किसी बच्चे को डाउट हो तो हाँ बताओ। उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि ऑक्सिन, स्पेशली ऑक्सिन में नहीं शो करता है, ऑक्सिन में एन के साथ OH आ जाता है और इधर कार्बन में एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, एल्किल या हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो ये कभी सेम हो नहीं सकता। इधर एन के साथ OH जुड़ा होगा और इधर हाइड्रोजन या एल्किल जुड़े होंगे, है ना, तो ये सब तीनों अलग अलग होंगे। अच्छा, लोन पेयर तो एक अलग आइडेंटिटी ही है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो पाएगी, कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ऑक्सिन में नहीं होता है, एन ऑक्सिन में एक्चुअली एन के साथ OH का रहना मस्ट होता है ना, क्लियर। बोलो इतनी और कोई क्वेश्चन तुषार क्लियर हुआ है, चले आगे।
देखो इसमें एग्जांपल आप लोग देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल फर्स्ट, इस एग्जांपल में बताइए सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू मेथिल और विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ओ बहुत बढ़िया। तो ये मेथिल के रिस्पेक्ट में भी ट्रांस है, दोनों मेथिल अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। डबल बॉन्ड का केंद्र देखो ये है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। या फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी ट्रांस है। ओवरऑल ये ट्रांस ही है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू मेथिल एंड हाइड्रोजन बोथ, है ना, दोनों के रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है, ठीक है। और किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी ट्रांस होती तब भी ट्रांस ही बोलते हैं हम लोग, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमेशा ही ट्रांस होगा। तो यहाँ पे चांस की बात है कि ऐसा देखने को मिल रहा है ना। अब देखो सेकंड एग्जांपल में बताओ बेटा, ये सिस है कि ट्रांस? विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, बहुत बढ़िया। तो ये वाला आपका सिस फॉर्म बोली जाएगी, क्योंकि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन ही ऐसा ग्रुप है जो आइडेंटिकल है, सेम है। तो दोनों इस डबल बॉन्ड के प्लेन के बिलो द प्लेन लाई कर रहे हैं, सेम साइड लाई कर रहे हैं, दिस शुड बी सिस, है ना। और बाकी क्लोरीन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो दोनों सेम है नहीं, ठीक है। तो ये बेटा ओवरऑल सिस है ओनली विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पे केवल वो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ही कह सकते हो, और किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी है तो सीसी बोला जाएगा उसको, ठीक है। क्लियर है? थर्ड वाला बता दीजिए। ट्रांस, ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में? क्लोरीन के रिस्पेक्ट, क्लोरीन। ठीक है। इसमें ये रिंग वाला, इसमें जो प्लेन देखना होगा वो रिंग का ये प्लेन देखना होगा, और इस रिंग के प्लेन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन एबव द प्लेन जा रहा है, और ये वाला क्लोरीन बिलो द प्लेन, उसकी ओरिएंटेशन बिलो द प्लेन है। इसलिए अपोजिट साइड लाई कर रहे रिंग के प्लेन के रिस्पेक्ट में, है ना। इट्स सो इट शुड बी ट्रांस, तो इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार आपको वेज और डैश बॉन्ड नोटेशन शो किए जाएंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 4 में दिया हुआ है। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो समझ लीजिए, देखिए जब भी कोई एटम इस वाले बॉन्ड से जुड़ा हो, इसको बोलते हैं, ऐसा बॉन्ड बना दिया था, इसको वेज बॉन्ड बोलते हैं। और ये हमें क्या बता रहा है? ये बताता है कि इससे कोई भी एटम या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, वो उस रिंग के प्लेन की बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन क्या है कि ये ओवेज ये पूरा रिंग है, ये बाहर की तरफ, ठीक है, और ये अंदर आ रहा है, पेज अंदर जा रहा है, डैश वाला इनसाइड द प्लेन आएगा। ऑनलाइन में कहीं सर सुनाई नहीं दे रहा। तो इसमें ओवेज वाला जो है, ये ओवेज जो ये डार्क बॉन्ड से कनेक्ट है ना, इसको थोड़ा डार्क आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेज, इसका नाम नहीं पता लिख लो, वेज बॉन्ड बोलते हैं इसको, वेज बॉन्ड, है ना। वैसे ये बेसिक है, आपने पढ़ा होगा आईयूपीएससी वाले चैप्टर में, मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो वेज बॉन्ड जो होता है, वेज बॉन्ड से कोई ग्रुप या एटम अटैच्ड होता है, तो इसका मीनिंग होता है इट विल लाई आउटसाइड द प्लेन, है ना। ये आपके प्लेन के बाहर की तरफ लाई कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ओवेज प्लेन से बाहर की तरफ है, और यहाँ पे जो ओवेज जुड़ा हुआ है ये डैश बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया है, ये प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। तो इन दोनों की ओरिएंटेशन एक प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, रिंग का प्लेन मान लो ये आपका व्हाइट बोर्ड, ये जो भी है ना, इसी के प्लेन पे लाई कर रहा है, और इससे एक वेज बाहर तरफ जा रहा है, एक वेज अंदर तरफ जा रहा है। तो दोनों की ओरिएंटेशन क्या होगी? अपोजिट हो गई ना एक दूसरे के, तो इसे इस स्पेस में ट्रांस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों ही वेज से कनेक्ट कर देते, दोनों ओवेज विद बॉन्ड से कनेक्ट कर देते, तो अगर दोनों डैश से कनेक्ट कर देते तो भी सेम, है ना। तो इसे हम लोग फाइनली क्या बोलने जा रहे हैं? ट्रांस। ये समझ लीजिए। हाँ, किसी को ना क्लियर हो तो पूछ लिया, बताइए सर अगर दोनों बैचे तो सर सिस होता था। हाँ बेटा, अगर दोनों बेस से कनेक्ट होते, मान लो ये वाला भी बेस से कनेक्ट होता, तो ये वाला भी प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है आउटसाइड, ये वाला भी प्लेन से बाहर तरफ आ रहा है, तो प्लेन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड लाई करने लगते, फिर वो सिस हो जाता, फिर वो सिस हो जाता। हाँ, दूसरा क्या सुन नहीं पाए?
ये ग्रुप तो एक ही प्लेन पे है ना, देखो देखो ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप तो सेम प्लेन पे ही है ना। नहीं, वो स्क्वायर के प्लेन में क्यों होगा? हाँ भाई, ये हाइड्रोजन क्लोरीन ये एक ही प्लेन पे होंगे। मान लो वो कोई XY प्लेन होगा, तो वही प्लेन आपका उसी प्लेन पे ये ब्रोमीन और क्लोरीन भी लाई कर रहे हैं, है ना, तो सेम ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अच्छा फोर्थ, ओके मैं इधर लगा पड़ा हूँ। हाँ फोर्थ में कह रहे हो, फोर्थ में आप फिर से बताओ क्या कह रहे हो? OH, हाँ OH बाहर लगा रहा है, ठीक है, और ये OH अंदर तरफ जा रहा है, तो दोनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। एक तिरछा एक डायगोनल प्लेन ऐसा जा रहा होगा, उस प्लेन पे एक OH इधर की तरफ जा रहा है और उसी प्लेन पे एक OH इधर की तरफ जा रहा है। ये ऐसे तिरछा एक प्लेन ऐसे समझो, एक ऐसा प्लेन बनाओ, ऐसा प्लेन, इसमें ये OH इस प्लेन में बाहर की तरफ जा रहा होगा और ये प्लेन इसी प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है। तो हाइड्रोजन से हमें क्या लेना है? देखो ग्रुप, जो भी ग्रुप जुड़ा होता है ना, उसको स्फेरिकल शेप का मान लिया होगा आपको। आप OH को अलग अलग क्यों देख रहे हो? आप पूरा पूरा इस फंक्शनल ग्रुप को एक स्फीयर मान लो। एटम स्फेरिकल ही होते हैं सारे, है ना, और इसको अच्छा अच्छा, तो वो डैश से जुड़ा होगा। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो वो डैश से अटैच होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा तो वो किससे अटैच होगा? वो बेस से कनेक्ट होगा। तो ये HOH और ये HOH एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि OH ऐसे आ रहा है, H ऐसे आ रहा है ना, तो ये एक ऐसा तिरछा प्लेन बन रहा होगा, इसमें OH H दोनों लाई कर, और उसी प्लेन को आगे खींच दो, तो यहाँ भी इधर उल्टा, इधर OH अंदर जा रहा है, हाँ H बाहर आ रहा है ना, तो एक तिरछा प्लेन ऐसा बनाओ, उसमें वो दोनों HOH लाई कर रहे हैं, है ना, तो समझ में आए? पक्का समझ में आए? तो मतलब समझ लो, बहुत बेसिक बातें हैं, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब जैसे कई बार आपको दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आपको एक ही स्ट्रक्चर में लगा के वो दिखाएगा, ठीक है, और सभी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, ठीक है, और आपको नोटेशन ऐसे बॉन्ड लाइन जैसे जिगजैग लाइन बनाई ना, ऐसे बना के दे देगा। तो जब भी ऐसा बॉन्ड लाइन टाइप का नोटेशन हो, तो उसमें दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका सबसे पहले आसान वाला बताता हूँ। एक तरीका होता है कि आप क्या करो, जिस डबल बॉन्ड के अबाउट आपको बताना है उसी से ट्रांस है, आप उसके अबाउट देखो कि बोट बनती दिख रही कि चेयर बनती दिख रही है। बोट और चेयर पहचानना है। देखो बोट चेयर का मतलब समझो, अगर आपको ऐसा दिख रहा हो कि डबल बॉन्ड, जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और उससे उससे जो इधर साइड जो बॉन्ड निकल रहे हैं, देखो कोई ना कोई बॉन्ड तो निकल ही रहा होगा, ठीक है, जो दिखाया जा रहा होगा स्केलेटन का, अगर वो दोनों बॉन्ड सेम साइड जा रहे हो, ठीक है, आगे वो स्ट्रक्चर और लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत आगे मत देखना, बस ये देखना कि डबली बॉन्डेड कार्बन से जो डंडियां बाहर निकल रही हैं, अगर वो बोट टाइप का स्ट्रक्चर है ना, बचपन में आपने बोट बनाई होगी बरसात के समय, तो अगर ये बोट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों बॉन्ड एक ही तरफ जा रहा है, सेम है ना, सिस। अच्छा, ये बोट सिस इसलिए नहीं होती कि दोनों बॉन्ड इधर जा रहे हैं, उसमें खास बात ये होती है, बोट फॉर्म्स इसलिए होती क्योंकि इनके हाइड्रोजन सेम साइड होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों सेम ना हो, मान लो इधर और भी कार्बन जुड़े हों, इधर इधर एक ही कार्बन जुड़ा हो, है ना, लेकिन हाइड्रोजन तो सेम ही होंगे ना, और अगर वो दोनों बॉन्ड एक तरफ जा रहे हैं तो उनके हाइड्रोजन अपोजिट साइड जा रहे होंगे,
तो वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सिस हो जाते हैं, लेकिन वो बॉन्ड बनते दिख जाए तो समझ जाना सिस है, सीधे डबल बॉन्ड के बाद बॉन्ड बनते दिखे सिस बोल देना, है ना। और अगर डबल, इसी को लिख लो बोर्ड, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, बोर्ड स्ट्रक्चर, बोर्ड फॉर्म। और बोर्ड फॉर्म कैसी होती है, सिस होती है। लेकिन डबल बॉन्ड के ऊपर अगर चेयर बनती हुई नजर आए, चेयर मतलब इस तरह का डायग्राम को चेयर बोल दिया है ना। डबल बॉन्ड केस में एक बॉन्ड ऊपर की तरफ भाग रहा हूँ, एक नीचे तरफ भाग रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमेशा ट्रांस होता है, इसको चेयर बोल दिया जाता है। तो ये चेयर टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा हो तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ये सारी बात, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो चेयर फॉर्म हमेशा क्या हो जाए करेगी, ट्रांस, वो बोर्ड से। तो बस आप चेयर बोर्ड देखते रहो, जल्दी जल्दी आप आंसर देख लोगे। जैसे देखो इस डबल बॉन्ड के अबाउट चेयर बन रही है, बोर्ड बन रही है, चेयर है तो ट्रांस लिख दिया गया। अब इस डबल बॉन्ड के अबाउट बोर्ड बनती हुई दिख रही होगी तो सिस है। इस डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों डंडियां अपोजिट साइड जा रही हैं, चेयर बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ट्रांस, है ना। ऐसा डायरेक्ट आप बोल दो, ठीक। अब जैसे इस वाले में जल्दी से बता दो, जैसे इस डबल बॉन्ड के बाद किसी से भी ट्रांस है, चेयर बन रही है, नहीं देखो ये इस वाले डबल बॉन्ड के बाद में पूछ रहा हूं, तो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बॉन्ड नीचे तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांस, चेयर बनती हुई दिखाई। लेकिन इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बहुत बढ़िया सिस हो गया, ये इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फिर वो चेयर बन रही है, ट्रांस। और ये लास्ट वाला डबल बॉन्ड तो जीआई नहीं शो हो रही है, हाँ ये धोखा है, क्योंकि देखो ये इस पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे सबसे टर्मिनल पे आ गया ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो लिख लो कांट शो जीआई, है ना, ये जीआई नहीं शो कर रहा है। इसके बाद नाइदर सिस नॉट ट्रांस, क्योंकि जब जीआई नहीं शो कर रहा है तो सिस और ट्रांस की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन जिन डबल बॉन्ड के बाद सिस ट्रांस होगा उनके लिए तो बोल सकते, ठीक है। एक यार एग्जांपल चाहो तो कहीं लिख लो, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, बहुत फेमस एग्जांपल है, वैसे वो GOC2 में आया था कहीं पे, है ना, तो चलो ठीक है, लिख फिर याद दिला देता हूँ आपको। कहीं पे मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की बात हो तो बेटा मैलेइक एसिड सिस फॉर्म होती है। मैलेइक एसिड आपका ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड के प्लेट के सेम साइड टाई करते हैं, इसको मैलेइक एसिड बोलते हैं। मैलेइक एसिड कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा वो सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है ना, ये लिख लीजिए मैलेइक एसिड। और इसी का एक ट्रांस फॉर्म होती है, फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, उसमें वो जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपोजिट साइड आप शो कर दीजिएगा, है ना, वो बेटा फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, तो फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये बहुत पॉपुलर एसिड है और काफी फेमस है, कई बार आपको क्वेश्चन में ये नाम लिखे हुए मिल सकते हैं, मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, तो आप लोग पहचान लीजिएगा। मैलेइक एसिड सिस फॉर्म होती है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होती है, ये दोनों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। GOC2 में हम लोगों ने इनका Ka कंपेयर किया था कि Ka1 किसका ज्यादा होता है, याद है किसी को Ka1 किसका ज्यादा होता है, मैलेइक एसिड का Ka1 मैलिक एसिड। हाँ गुड, क्यों ज्यादा होता है, रीजन कोई बताओ। हाँ, इसका H निकलते ही यहाँ पे जो O पे निगेटिव चार्ज आता है, ये पड़ोस वाले COOH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। इसका जो एनायन है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मान लो इसका H निकला तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, एंटी ये ट्रांसफॉर्म है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ट्रांसफॉर्म में सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई करने लगते हैं, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, उसका एनायन स्टेबल नहीं हो पाता है ना, इसलिए मैलेइक एसिड का Ka1 फ्यूमेरिक एसिड के Ka1 से ज्यादा होता है ना, मैलेइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। तो चलो वो बात आई तो मैंने बता दिया, बाकी आप लोग ये नाम तो याद ही रखिएगा,
मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, बोलो भाई। अब जैसे कि एक क्लास में एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है? तो आंसर ये ही देना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है जीआई की, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इन दोनों कार्बन पे अटैच ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों तरफ देखो तो ये बात दोनों तरफ एप्लीकेबल हो रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड 100% जीआई तो शो कर रहा है ना, तो ये लिखा हुआ कि यस इट कैन शो जीआई। लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए ये इसकी सिस फॉर्म है इस समय जो बनी हुई है, ये इसकी सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है? तो अब हमको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि सिस और ट्रांस में एक लिमिटेशन थी, कम से कम दो ग्रुप तो सेम होने चाहिए ना, अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पे कम से कम दो ग्रुप आपस में सेम होने चाहिए, और उसी के रिस्पेक्ट में तो सिस और ट्रांस बताते थे कि सेम ग्रुप सेम साइड लाई कर रहे हैं, सिस सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, ट्रांस। अब इन चारों में चारों के चारों ग्रुप अलग अलग अटैच कर दिए हैं, कोई भी दो सेम ही नहीं है, तो सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर यहाँ फेल हो जाएगा, नहीं एप्लीकेबल है यहाँ पर, है ना। ना तो ये सिस है ना तो ये ट्रांस है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर इसको कैसे असाइन करें? तो इसके लिए फिर ये नोमेनक्लेचर हमें यूज करना पड़ेगा, जेडी नोमेनक्लेचर। जहां सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर फेल होता है वहां पे अगर आपको नोमेनक्लेचर करना हो तो फिर जेडी नोमेनक्लेचर से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जेडी हर जगह लग जाता है, जहां सिस एंड ट्रांस लगता है वहां तो लग ही जाता है, और जहां सिस एंड ट्रांस फेल होता है वहां भी लग जाता है, ये मतलब सदाबहार है। ठीक है, ये हर जगह वैलिड है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, ये ज्यादा मतलब कि वेरी केसेस में हर जगह लग जाएगा ये। ठीक है, सिस एंड ट्रांस की लिमिटेशन है, जेडी की अपनी कोई लिमिटेशन नहीं। अब देखो, अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा, जैसे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर था तो ये जेड था कि ई था, क्योंकि जब सिस ट्रांस नहीं है तो फिर या तो वो जेड फॉर्म मानी जाएगी या वो ट्रांस फॉर्म बोली जाएगी, है ना। तो फिर जेड और ई में फिर कैसे पता लगाएंगे कि उसका नोमेनक्लेचर जेड ही है? तो यहाँ पे कुछ बेसिक पहले समझते हैं कि जेडी नोमेनक्लेचर एक्चुअली ये सीआईपी रूल पे बेस्ड होता है। ये जो जेडी नोमेनक्लेचर है ये किस पे बेस्ड होता है? सीआईपी रूल। सीआईपी रूल का ये फुल फॉर्म है, ये तीन बेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका ये कलेक्टिव रूल दिया हुआ है, कौन? कैन, इंगोल्ड, प्रीलॉग। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट का कलेक्टिव मतलब कि रूल है, तो इसी को कैन का सी ले लेते भैया, इनगोल्ड का आई ले लिया जाता है, और प्रीलॉग का पी ले लिया जाता है शॉर्ट में, तो ये ज्यादातर सीआईपी रूल ही हम लोग इसको बोलेंगे, लेकिन इसका पूरा नेम ये है। तो ये जेडी नोमेनक्लेचर सीआईपी रूल के बेसिस पे ही बताया जाता है। अब इसमें छोटे छोटे कुछ रूल हैं, उनको समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे, और ये भी बहुत इजी ही है, बस रूल्स आपको देखने हैं। ठीक है, देखो सीआईपी रूल में 4 रूल होते हैं वैसे तो टोटल, इसमें सबसे पहला इसका सबसे मेन रूल होता है, देखो रूल नंबर 1। देखो रूल नंबर 1 क्या है? ये जो सीआईपी रूल है ये प्रायोरिटी ऑर्डर पे बेस्ड होता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि वो जो भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट सपोज जीआई शो हो रही है ना, और हम वहां पे सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर से कुछ नहीं बता पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो चारों ग्रुप लगे हुए, ज्यादातर वो चारों ग्रुप जब अलग होंगे तभी हम लोग इसकी बात किया करेंगे, तो उन चारों ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर या सीनियरिटी ऑर्डर कुछ भी आप बोलो, उसमें उसको अरेंज करना होता है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सर हम लोग आईयूपीएससी में भी तो पढ़ चुके हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना, हम लोग फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर आईयूपीएससी में भी पढ़ चुके हैं कि सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा होता है? COOH, है ना, फिर SO3H, फिर ईस्टर आ जाता है, फिर वो ऐसे डेरिवेटिव आ जाते हैं, है ना, फिर साइनाइड, एल्डिहाइड, तो वो एक पैरा फंक्शनल ग्रुप का एक ऑर्डर होता है आईयूपीएससी नेमिंग में, लेकिन वहां वो वाला ऑर्डर यहाँ नहीं लगाना है, वो सीआईपी रूल का ऑर्डर नहीं है, वो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में जो सीनियरिटी ऑर्डर दिया है वो अलग है।
तो CIP रूल की कहानी, इसमें जो सीनियरिटी ऑर्डर निकाला था उसका तरीका ही अलग होता है, उसका मेथड अलग है। कैसे बताते हैं सीनियरिटी? देखो, तो यहाँ पे देखो सीनियरिटी देखना बहुत आसान होता है। जिस भी ग्रुप की सीनियरिटी देखनी है, उसकी सीनियरिटी उस ग्रुप के जो पहला एटम होगा, फर्स्ट एटम है ना, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सीनियरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल, इस बात को जरूर नोट करिए, है ना। अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी CIP रूल, सीनियरिटी ऑफ ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पहला एटम उसको बोला जाता है, जैसे देखो मैं लिख दूं अगर COO, तो इसका पहला एटम कौन सा होगा? ये हाइड्रोजन, कार्बन, जिसकी वैलेंसी फ्री हो या जहां से वो जुड़ रहा होगा डबली बॉन्डेड कार्बन से, है ना, तो उसका पहला एटम यहाँ पे कार्बन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आपको NHCOCH3, इसमें फर्स्ट एटम कौन? नाइट्रोजन है, जिसकी वैलेंसी फ्री है, क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन से इसी नाइट्रोजन एटम से ही अटैच होगा, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप का पहला एटम वो होता है जो की एटम होता है, जिसकी एक वैलेंसी फ्री दिखाई जाती है। अब केवल जब फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है तो एक एटम की वैलेंसी छोड़ दी जाती है, एक बॉन्ड ओपन करके छोड़ दिया जाता है, तो वो उसकी फ्री वैलेंसी वाला एटम ही फर्स्ट एटम होता है। ठीक है, क्लियर? जैसे SO3H में पहला एटम कौन सा? SO3H, हाँ सल्फर। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ओपन करो तो वो सल्फर से ही कनेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब पहला रूल क्या कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी CIP रूल के अकॉर्डिंग उसके फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सभी लोग अच्छा जानते हो कि हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द सीनियरिटी ऑफ। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? सीनियरिटी होगी, है ना। अच्छा, फिर इसमें एक आपको मैं ऑर्डर बताता हूँ, देखो। ठीक है, देखो इसमें मैं मान लेता हूँ कि वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। वैसे तो वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके अलावा भी हो सकते हैं, कार्बन डबल नाइट्रोजन एजो सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लेके चल रहा हूँ। तो आपको देखना है कि उस मॉलिक्यूल में जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम है, जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ जो पहला एटम अटैच्ड है वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सीनियरिटी होती है आयोडीन की, है ना। अगर मान लो डबली बॉन्डेड कार्बन से आयोडीन एटम जुड़ जाए तो आयोडीन से ज्यादा किसी भी फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी होती नहीं है अकॉर्डिंग टू CIP रूल, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। नॉन मेटल में जो ऐसे एटम जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उनमें से नॉन मेटल में कार्बन आयोडीन का ही सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, कार्बन के साथ सभी नॉन मेटल बॉन्ड बनाते भी नहीं है ना, तो जितने एटम बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल में, उसमें सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है। अगर आयोडीन जुड़ा हो तो भैया इसकी हाईएस्ट सीनियरिटी हो। फिर इस आयोडीन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है क्या होता है? 53। गुड, तो थोड़ा सा लिख लो, है ना, यहाँ पे 53, जिससे डाउट ना रहे। ठीक, अच्छा, फिर आयोडीन के बाद ब्रोमीन का आता है सेकेंड नंबर में सीनियरिटी होती है, वो भी हैलोजन फैमिली का ही मेंबर है हमारा, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर याद बेटा किसी को? 35, 25, 35, 35 बोला, बिल्कुल सही बोला, 35। फिर थर्ड नंबर पे आता है क्लोरीन, ये भी हैलोजन फैमिली का सदस्य है ना। क्लोरीन 17, 17। अब इसके बाद सल्फर, सल्फर का 16, 16, है ना। ये अब ये अंडर 18 वाले आ गए सब। ठीक है, तो 17, फिर सल्फर 16। अब इसके बाद फ्लोरीन आ जाएगा, नॉन मेटल में फ्लोरीन लिख दीजिए, 9 होता है एटॉमिक नंबर उसका। सीनियरिटी ऑर्डर ऊपर से नीचे आने में कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम होता जा रहा है सीनियरिटी घटती जा रही है इस ऑर्डर में। और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में बताओ पहले किसको लिखते हैं? ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ऑक्सीजन को लिखो। ठीक है, ऑक्सीजन का भैया ज्यादा होता है,
नाइट्रोजन से ज्यादा होता है ना। तो फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन 7, फिर कार्बन 6, तो लास्ट में एक हाइड्रोजन भी लिख लेना। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इस सीक्वेंस में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम लोग, ये सीनियरिटी कम हो रही है, या ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में सीनियरिटी बढ़ रही है, उसको आप कैसे भी लिख लो, यहाँ पे सीनियरिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एज पर CI के रूल। तो पहला रूल यही है ना, ऊपर देखो वो लिखा भी हुआ था, चाहो तो उसको रीड भी कर लो। इसका पहला रूल क्या कह रहा था, द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर, है ना। ऐसा ग्रुप जिसके पहले एटम, फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर माना जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग देखो इसमें ऑर्डर दिया जो है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सीनियरिटी ऑफ एटम्स इज, सबसे पहले आयोडीन को दिया है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, वही ऑर्डर है। ठीक है, बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहला एटम देखेंगे, फर्स्ट एटम, और फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी सीनियरिटी भी उतनी ज्यादा। ठीक है, बहुत आसान है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन ये पहला रूल है, लेकिन अभी 3 रूल और हैं, ऐसे छोटे छोटे रूल हैं, तो नोट कर लिया हो तो आगे चले। सेकंड रूल बेटा आइसोटोप्स के लिए दिया गया है, क्योंकि देखो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे मान लो एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, उसी कार्बन पे ड्यूटेरियम भी जुड़ा हुआ है, तो किसको सीनियरिटी हम ज्यादा लेंगे CIP रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, तो यहाँ पे अगर आइसोटोप में झगड़ा हो जाए तो वहां एटॉमिक नंबर देखने का कोई मतलब नहीं, वहां पे मास नंबर देखना होगा। ठीक है, कि किसका एटॉमिक मास या मास नंबर ज्यादा है ना। तो ऐसे केस में आइसोटोप्स के लिए ये वाला पॉइंट बेटा आइसोटोप्स के लिए ही एप्लीकेबल है। आइसोटोप्स के लिए बोलते हैं ना हायर मास आइसोटोप इज सीनियर, है ना। आइसोटोप में जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक, ठीक है, मास नंबर भी बोल सकते हो, उस पे उसकी सीनियरिटी डिपेंड कर जाएगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के ये बेटा 3 बहुत पॉपुलर आइसोटोप होते हैं, HDOT, H1H1 होता है प्रोटियम इसको बोलते हैं, 1H2 को D बोलते हैं, 1H3 को ट्राइटियम T बोलते, सिंबल T दे दिया जाता है। ठीक है, तो इनमें बताओ भाई क्या होना चाहिए ऑर्डर HDT में। तो ऐसे देखो, इनमें इनका जो वास्तविक रूप है वो जरूर देखो, H को लिखते हैं 1H1, ठीक है, और D किसको बोलते हैं, ये हाइड्रोजन का सेकंड हैवियर आइसोटोप होता है 1H2, और ट्राइटियम 1H3 होता है। अब इनका बेटा एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो हम लोग क्या देखेंगे, मास नंबर। तो सबसे ज्यादा मास नंबर ट्राइटियम का है, तो सबसे ज्यादा सीनियरिटी ट्राइटियम की होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू CIP रूल सबसे ज्यादा सीनियर हमारा बन गया ये ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर। अब जैसे क्लोरीन का 35 वाला और 37 वाले में सीनियरिटी लिखा हो, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का 17-17 ही होगा, लेकिन मास नंबर किसका ज्यादा है, 37 वाले का, तो ये आपका मोर सीनियर है, मतलब इसका सीनियरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, बोलो कितनी बात समझ में आ रही। तो अगर आइसोटोप्स कहीं दिखने लगे तो फिर वहां पे आप एटॉमिक नंबर तो उनका सेम ही होता है आइसोटोप का, वहां पे मास नंबर से आपको डिसाइड कीजिए। ठीक है, अच्छा एक चलो ये बताओ, अगर आपको लिखा है, ये शायद ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, कार्बन का आइसोटोप इसमें है, ये एक्चुअली मेथिल लिखा हुआ है, मेथिल, उस मेथिल में कार्बन 12 वाला है, और एक दूसरा मेथिल है उसमें कार्बन रेडियोएक्टिव वाला 14 वाला है, तो ज्यादा सीनियर कौन सा है। अच्छा ये ठीक है, क्लियर, मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बोलो, चले आगे। अब देखो इसके बाद रूल नंबर 3 हमारा, रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर मान लो पहला एटम सेम हो, अगर कोई दो ऐसे ग्रुप टकरा जाए आपसे इसमें फर्स्ट एटम सेम हो, तो फिर सीनियरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऐसा एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड सेकंड एटम है
उसके एटॉमिक नंबर के भी हाथ पे डिसाइड करेंगे। अगर पहला एटम, दो ग्रुप का पहला एटम सेम है तो फिर सेकंड एटम को फिर देखेंगे, अगर मान लो सेकंड भी सेम है तो थर्ड को देखेंगे, ऐसे ऑन। ठीक है, तो ये रूल यही बताता है, देखो लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिकल, अगर इन्हीं दो ग्रुप का या दो से ज्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, उनका फर्स्ट एटम आइडेंटिकल हो, सेम हो, देन सेकंड एटम इज ऑब्जर्व फॉर सीनियरिटी, फिर सीनियरिटी के लिए बेटा सेकंड एटम देखा जाता है। ठीक है, अगर पहला एटम सेम है तो फिर उसके बेसिस पे तो डिसाइड नहीं कर सकते, फिर दूसरा एटम देखते हैं, दूसरा भी सेम मिल जाए चांस की बात है तो तीसरा देख लेना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऐसे तो सेकंड तक ही पता चल जाता है। अब जैसे देखो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे पहला है CH2Cl CH2 है, जैसे इन्हीं दोनों में आपको बताना है किसकी, वैसे ऑर्डर लिखा हुआ है फिर भी आप समझ के ये इसका आंसर मत देंगे। तो इसमें पहला एटम कौन है, कार्बन है ना, और इसका भी पहला एटम कार्बन, तो सेम हो गया। फिर कार्बन के साथ दो, देखो इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लो, देखो ऐसे केस में क्या किया करो, अब उसके बॉन्ड ऑन खोल खाल दिया करो, उसके स्ट्रक्चर ओपन कर दो भैया, ऐसे बिल्कुल ओपन करके लिखो इसको, है ना, तब वो क्लियर होगा। तो पहला एटम की एटम तो कार्बन था बेटा, वो सेम निकल गया। अब इसमें दो हाइड्रोजन, सेकंड एटम इसमें दो हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें भी दो हाइड्रोजन, तो सिमिलरिटी दिख रही, कॉमन है, तो कॉमन वाले को छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ते जाओ। हाइड्रोजन लेने क्या मतलब, इसमें भी दो है, इसमें दो है। इसके अलावा तीसरा, इसके अलावा जो एक एटम है वो है क्लोरीन, इसमें सेकंड एटम क्लोरीन, उसका सेकंड एटम ऑक्सीजन। अब इन दोनों में देख लो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्लोरीन का, तो पूरे इस ग्रुप की सीनियरिटी उस ग्रुप से ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है ना, ये तो जहां तक सेम हो उसको फिर सोच दिया था। अब इसी ऑर्डर में देखते चलो जाओ, इसमें पहला कार्बन 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 में कहा से पहला सब में सेम है, फिर इसमें दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब तीनों हाइड्रोजन है तो वो तो सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन के अलावा तीसरा क्लोरीन है ना, और इसमें दो हाइड्रोजन के अलावा तीसरा ऑक्सीजन है, तो इसमें वो तीसरा हाइड्रोजन है तो सबसे कम ही हो जाएगा। अब इसमें Cl सेकेंड एटम ClONC में देख लो, तो सेकेंड एटम में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इनमें से सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन का 8 होता है, फिर नाइट्रोजन का 7 होता है, फिर कार्बन का 6 होता है, और इसमें तीसरा एटम एक्चुअली हाइड्रोजन, इसको भी आप ऐसे ही लिख लो ना, इसको आप लिख लो CH2H। ठीक है, तो इसका सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर, ये हो गया। और चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें फर्स्ट एटम सेकंड एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है, जैसे डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, पहला एटम दूसरे एटम से किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसमें सीनियरिटी देखने का क्या मेथड होता है ना। देखो ऐसे समझो कि देखो ये मैं पहले लिख के समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, तो उनका रूल पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे सर एक बार बता वही है ना, लेकिन जैसे यहाँ पर हमें सीनियरिटी देखना, हाँ बेटा नोट करना है। यस सर हो गया। नहीं आप किसकी बात करो, ये वाला, अच्छा इसके साथ, हाँ तो भी इसकी सीनियरिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, इसकी सबसे ज्यादा हो है ना। अच्छा रुक एक सेकंड रुको, इसमें क्या देखना होता है, इसमें एक क्लोरीन और दो हाइड्रोजन, और इसमें तीनों नाइट्रोजन, अब एटॉमिक नंबर का सम करना पड़ेगा, इसमें एक क्लोरीन 17 और दो हाइड्रोजन 19, और इसमें N एक N का 7 होता है ना 21, इसकी ज्यादा होगी।
फिर इसकी हिसाब से है ना, वो मैं डायरेक्ट बोल दिया था नहीं, तो मैं चेक कर लो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि काफी करीबी मामला दिख रहा था मुझे, क्योंकि तीनों n है तो ज्यादा ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, हम ये वाले रूल पे आ रहे थे कि अगर फर्स्ट एटम सेकंड एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है ना, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CS और C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें सीनियरिटी किसकी ज्यादा होगी। तो देखो अगर सिंपल वे में समझाए तो यार पहला एटम देखो क्या है, सेम है, पहला एटम दोनों का सेम है कि नहीं है, इसमें भी कार्बन उसमें भी कार्बन। अब दूसरा एटम देखो तो वो भी सेम ही है, तो अब कैसे बताएं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का लॉजिक लगता है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब कि ये जो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें सूडो, ऊपर कुछ लिखा होगा, इन लोगों ने नहीं लिखा नाम, सूडो कॉन्सेप्ट लगता है, सूडो एटॉमिक कॉन्सेप्ट। सूडो एटॉमिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड को हम लोग दो सिंगल बॉन्ड में स्प्लिट कर देंगे। हम लोग ये मानेंगे कि ये इसका पहला कार्बन दो अलग अलग कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड में को स्प्लिट कर दो, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और अलग अलग उसको दिखाओ, ये सूडो कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली है वो वैसा ऐसा है नहीं, लेकिन देखने का तरीका ये है CIP रूल के अकॉर्डिंग कि जितने बॉन्ड है उतने बॉन्ड ओपन करके दिखा दिया है, वो एटम उतनी बार कनेक्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे देखेंगे कि इस कार्बन से दो डिफरेंट कार्बन अटैच है। और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब वो तीन कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड है ना। अब वो रूल नंबर 3 लगा दो कि पहला एटम से और इसमें दो, दूसरा एटम दो कार्बन और तीसरा इसमें फिर हाइड्रोजन ही होगा, है ना, और इसमें तीनों क्या हो गए कार्बन, तो ज्यादा सीनियरिटी किसकी हो गई, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। या फिर इसको और जल्दी बोलने तरीका, जितने ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, दो एटम के बीच में बॉन्ड की संख्या जितनी ना बढ़ेगी उतना सीनियरिटी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एल्काइन की सीनियरिटी एल्कीन से ज्यादा ही होगी, है ना, क्योंकि वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड है, ये मान के चलते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, और ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, तो उसकी तो ज्यादा ही होगी, है ना। हायर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मोर विल बी द सीनियरिटी अकॉर्डिंग टू CIP, ठीक है, नहीं समझना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, तो ये वाला है समझ में, इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो हम लोग मानेंगे ये पहला वाला कार्बन दो अलग अलग डिफरेंट कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब डबल बॉन्ड को दो सिंगल बॉन्ड में स्प्लिट कर देंगे, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को तीन सिंगल बॉन्ड में स्प्लिट कर देंगे, और फिर रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, है ना, तो उसी की ज्यादा आएगी। सर बोलो भाई, हाँ, बोलो बेटा। सर जैसे इसमें पहला वाला एटम तो सर सेम है, दोनों कार्बन है, बट सर जैसे फर्स्ट वाले में सेकंड एटम हाइड्रोजन नहीं मानेंगे। देखो बहुत आगे देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मान लो देखना होता है तो ये देखते हैं कि ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है ना, और एक इस पे हाइड्रोजन भी फिर देख लेंगे, है ना, हाइड्रोजन दो है सॉरी यहाँ, तो ये दो हाइड्रोजन ये अलग अलग मानेंगे, है ना, लेकिन उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना आगे क्यों सोचो। सेकेंड नो एटम सर, में जो सारा पहला वाला हाइड्रोजन सर जो डबल बॉन्ड से पहले है। हाँ हाँ, ये देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखो ये तो सिंगल बॉन्ड से पहले ही अटैच था। देखो जो एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ी ना लगाएंगे हम लोग, ये हाइड्रोजन तो पहले ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट था, वो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट, तो डबल बॉन्ड को स्प्लिट करना है ना, आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को स्प्लिट करना है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है तो लगा ही रहेगी, है ना, ऐसे ये इस कार्बन पे हाइड्रोजन था नहीं तो इस पे मैंने हाइड्रोजन लगाया नहीं, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड था तो इसको ट्रिपल बॉन्ड को स्प्लिट कर देंगे, तो ये मान के चलेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे, ये हाइपोथेटिकल सूडो एटॉमिक कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, कि मान लेंगे वो कार्बन तीन डिफरेंट, तो वो कार्बन जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, वो तीन डिफरेंट कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच
है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, डबल है तो 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक चलो Yes. ये सर अगर CH2 के सर NC होता था आइसोसाइनेट तो सर कैसे करते? किस में बताओ? सर CH2 की जगह सर इसमें अगर आइसोसाइनेट होता सर NC तो कैसे करते? NC कह रहे हैं, NC और Yes, CN में sir. पूछ रहे हो। नहीं सर NC और सर CH ही होता तो CH ही होता NC होता। NC होता और ये वाला है, इन दोनों में। यस सर, तो यस देखो इसमें ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कनेक्ट है, इसमें ये नाइट्रोजन इस तरह से कनेक्टेड है। सर। नहीं सर NC से नहीं सर, जो C डबल बॉन्ड सर होता C डबल बॉन्ड NC तो ऐसे। नहीं, जब NC लगाओगे ना तो ये नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड से, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी करना चाह रहे हो भाई? सर यस सर यस। 5 वैलेंसी करोगे क्या? अगर आप NC जोड़ना चाह रहे हो तो सिंगल बॉन्ड से जोड़िए ना। NC की वैलेंसी 1 होती है, 2 थोड़ी ना होती है। NC डबल बॉन्ड से जोड़ेगा। ऐसा केस बताओ जो पॉसिबल हो ना। सर वैसे इसमें CH2 है, उसमें सर CH है। अगर सर एटम सर डिफरेंट है, C उसमें ना हो तो उसमें सर C होता, तो मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्ट तो सर कैसे करते? हाँ देखो, 2 मिनट शांत रहो। ये अभी खूब सारे एग्जांपल अभी हम लोग करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आप क्यों परेशान है ना। अभी हम लोग इतने एग्जांपल कर लेंगे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो भी ना क्लियर हो तो पूछ लेना, ठीक है। यस रूल नंबर 2, अच्छा 4 तो ये है। थर्ड आइटम तक जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। थर्ड आइटम तक जाना ही पड़ेगा। इसको वो ये बताना चाह रहा है कि इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड है, तो ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो गया, है ना। आप इतना ही देखोगे, इतने से क्लियर हो जाएगा, फिर उसके आगे की कहानी। हाँ फिर वो देख लेना पड़ेगा, लेकिन वहां तक बात जाएगी नहीं। अब फिर वैसा कोई एग्जाम्पल बनता ही नहीं, सही बोला है, वो अननेसेसरी इन्होंने ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान रखना, ये कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, तो ये कार्बन से 3 नाइट्रोजन बॉन्डेड है। आप इतना जैसे ही बनाओगे आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। अब वही करें ना कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखोगे तो वहां पे जल्दी समझ में आता है। एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो तो लिमिटेड ही है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उन्हीं में आप बात करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बहुत हाइपोथेटिकल चीज में पूछे हैं आपसे। अब देखो जैसे ये है, इनमें आप कंपेयर करो, ठीक है। जैसे देखो ये मैंने कुछ दिए हुए एग्जांपल, इनमें बस आपको सीनियरिटी कंपेयर करनी है, जो 4 रूल अभी हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है, CIP रूल के अकॉर्डिंग। अब जैसे पहला वाला है, पहले वाले में बताओ बेटा, हाँ ट्रिपल एस बताओ किसकी सीनियरिटी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले में। कैसे देखा? हाँ, सबसे पहले आप पहला एटम देखो, फर्स्ट एटम, तो इसका पहला एटम ऑक्सीजन, उसका कार्बन, तो यही पे झगड़ा शांत होता दिख रहा है। पहला एटम अलग अलग है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का। इस फंक्शनल ग्रुप का पहला एटम ऑक्सीजन है, फर्स्ट एटम, और उसका फर्स्ट एटम कार्बन है, और दोनों डिफरेंट है, तो इन्हीं के एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि कार्बन का, ऑक्सीजन का, तो इसकी सीनियरिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, ठीक है। आगे देखने जो होगी नहीं पड़ी, ठीक है। आप बताओ बेटा सेकंड वाला, उसको बता दीजिए, एक जिससे मुझे वही बताया। हाँ जैसे आसान पड़ गया तुम्हारे उससे, CS3 CD3 में अभ्युदय है ना, नाम भूल गया था। हाँ ट्रिपल एस के पड़ोस में, हाँ CD3 है। तो यहाँ पे कैसे देखा हम लोगों ने, कार्बन कार्बन तो सेम हो गया, तो दूसरा एटम देखो, सेकंड एटम, उसमें तीनों ड्यूटेरियम बैठा सकते हैं, और
ड्यूटेरियम की एटॉमिसिटी मतलब मास नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। तो किसकी सीनोटी ज्यादा हो गई, सेकेंड, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? यस 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 सर। थर्ड वाला बताओ। अच्छा थर्ड वाला, फर्स्ट वाला है। इसमें तो पहले ही एटम से डिसाइड होता दिख रहा है नहीं, इसका पहला एटम नाइट्रोजन, इसका पहला एटम कार्बन, ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, बस इसकी सीनोटी ज्यादा हो गई, ठीक है ना। फोर्थ वाला पहला, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कहानी तो दूर तक जा रही है। देखो फर्स्ट एटम दोनों का सेम है, ठीक है। फिर दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है, तो वो तो सिमिलरिटी वाला केस हो गया। फिर दोनों पे एक एक क्लोरीन है, तो वो दोनों में है, ये भी सिमिलरिटी हो गई। अब इसमें सेकेंड एटम यहाँ O दिख रहा है और यहाँ पे सेकेंड एटम इधर साइड देखो तो वो N दिख रहा है। अब इन दोनों में झगड़ा हो गया है ना। ON में ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7, तो ज्यादा सीनियोरिटी किसकी, पहले वाली, है ना। मतलब वन बाई वन देखिएगा। लास्ट में ये देखो साइक्लोहेक्सिलोपेनिल में कभी झगड़ा हो गया, हाँ साइक्लोहेक्साइल क्यों, अरे नहीं भाई, इसमें तो मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। देखो दोबारा आराम से देखो भाई, कंफ्यूज मत हो। देखो इसका पहला एटम कार्बन, अच्छा पेनिल का भी पहला एटम कार्बन, तो यहाँ तो कुछ पहले एटम से तो कुछ डिसाइड नहीं होता पा रहा है ना। अब इसका सेकेंड एटम यहाँ कार्बन और एक हाइड्रोजन भी होगा बेटा, इसको भी देख लेते हैं, है ना। हाँ तो इसको इतने पार्ट को चाहो तो आप अलग ड्रॉ कर, या इसी को हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ पे इसके साथ एक कार्बन डबली बॉन्डेड है, एक सिंगल, और डबली बॉन्डेड को स्प्लिट कर दो बेटा तुरंत। डबली बॉन्डेड कार्बन को ये एज्यूम करो कि वो दो कार्बन से सिंगली बॉन्डेड है, उसका जो एक तरफ डबल बॉन्ड है ये मान चलो कि वो दो कार्बन से सिंगली बॉन्डेड है, और इधर साइड वो एक सिंगल बॉन्ड बना ही रहा है ना। अब इतने पोर्शन में और इतने पोर्शन में देखो किसकी सीनोटी ज्यादा, आगे देखने की होती नहीं, तो पेनिल ज्यादा है ना। इसमें ये कार्बन जो है वो दो कार्बन और एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और इसमें ये दो कार्बन और तीसरा भी कार्बन है, दो कार्बन तो कॉमन हो गए, लेकिन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन में ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है ना। इसलिए ओवरऑल इसकी सीनोटी ज्यादा होगी पेनिल। तुषार बेटा आप क्लियर हो, पक्का क्लियर हो, ठीक। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अभी हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करी है सीनोटी देखने की। अब देखो, अब जेड और ई कैसे बताते हैं, अगर आप इतना सीनोटी निकालना सीख गए तो फिर जेडी में कोई दम नहीं है, जेडी बताना बहुत आसान है। देखो जेड फॉर्म देखो, जेड एक्चुअली क्या है, जेड और ई ये जर्मन दो जर्मन वर्ड है उनसे लिया गया है। जेड एक ये जुसामैन, ठीक है, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टुगेदर। जुसामैन का ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टुगेदर, हम साथ साथ, एक मूवी भी आई थी टुगेदर। तो देखो जेड जेड से ऐसे कनेक्ट कर लेना, अगर इतना याद रहेगा तो हमें ख्याल से आसान रहेगा। जेड जुसामैन, जुसामैन होता है टुगेदर। तो यहाँ पे क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है कि इफ हायर सीनियोरिटी ग्रुप, इसका कहने का मतलब है कि अगर हायर सीनियोरिटी वाले जो ग्रुप है ना, वो अगर सेम साइड, टुगेदर मतलब समझ रहे हो, टुगेदर मतलब वो डबल बॉन्ड के प्लेन के सेम साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हायर सीनियोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड लाई करने लगे, किसके अराउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में, है ना, तो ऐसी फॉर्म को हम लोग क्या बोल दिया करेंगे, जेड फॉर्म। जेड फॉर्म में हायर सीनियोरिटी वाले जो ग्रुप होते हैं, अच्छा ये हायर सीनियोरिटी अड़ोस पड़ोस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखनी,
है ना, 1-2 कार्बन, जो जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो एक कार्बन को 1 दे दिया, पड़ोस को 2 दे दिया, तो 1 वाले कार्बन में 2 ग्रुप लगे होंगे, देख लेना उनमें कौन ज्यादा सीनियर है, और 2 वाले कार्बन में भी जो 2 ग्रुप लगे होंगे उनमें कौन ज्यादा सीनियर है, और दोनों सीनियर ग्रुप सेम साइड लाई करने लगे तो जेड, और दोनों सीनियर अपोजिट साइड लाई कर रहे हो तो ई। ये सीधा सीधा फंडा है, और सीनियरिटी सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग देखना है। बोलो भाई। ई में इसी का उल्टा बोल देना भैया। ई वर्ड एक्चुअली ई जो लिया गया वो भी आपका जर्मन वर्ड है ना, एंटी गेगन बोलते हैं इसको, और एंटी गेगन का इंग्लिश में मीन होता है अपोजिट, है ना, तो इसमें उल्टा बोल देना है बेटा आपको। इफ हायर सीनियरिटी ग्रुप लाई अपोजिट साइड अराउंड द प्लेन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एनी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम, then this type of geometrical isomer called E form। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, Z और E को जरूर नोट कर लीजिए। Z फॉर्म कब बोलेंगे और E फॉर्म कब बोलेंगे, तो अगर हायर सीनियरिटी वाले ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में सेम साइड लाई कर रहे हो तो हम लोग Z बोलेंगे, और हायर सीनियरिटी वाले ग्रुप अगर अपोजिट साइड लाई कर रहे हो तो फिर वो E फॉर्म बोलेंगे, है ना। यहाँ सीनियरिटी चेक करके हमें बोलना पड़ेगा। हायर सीनियरिटी ग्रुप लाई सेम साइड अराउंड द प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड और एनी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम, देन दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड जेड फॉर्म। और अगर हायर सीनियरिटी ग्रुप अपोजिट साइड लाई करने लगे डबल बॉन्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में तो उससे हम लोग ई फॉर्म बोला। ठीक है, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। जेड ई पहचानना बहुत आसान है, बस सीनियरिटी बस निकालना आना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल जैसे बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद ही सब पता कर डालोगे। जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं, जहां पे हम लोग सिसोट्रांस की बात कर रहे थे, जहां सिसोट्रांस फेल होता दिखाई दे रहा है, वही वाला एग्जांपल मैंने ले लिया। तो देखो इसमें क्या तरीका है, आप क्या करो, किसी एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे खड़े हो जाओ, ठीक है ना। अभी इधर मत देखो, अब देखो आप राइट वाले कार्बन में खड़े हो गए। अब देखो कि इस कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक फ्लोरीन है, क्लोरीन। आप सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करो कि किसकी सीनियरिटी ज्यादा है इन दोनों में। तो क्लोरीन की सीनियरिटी ज्यादा है ना, तो इसको मैंने बॉक्स में ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ये मान लिया कि भैया इसकी सीनियरिटी ज्यादा है। अब यही काम इधर आप आ जाओ, अब आप चलते चलते इधर आ जाओ, है ना। आओ भैया, कहाँ चले गए, इधर आ जाओ भाई, लेफ्ट कार्बन पे। अब आप इधर देखो, लेफ्ट, अब इधर ना देखो, अब देखो कि इधर लेफ्ट कार्बन में ये जो 2 ग्रुप हैं ब्रोमीन आयोडीन, इनमें किसकी सीनियरिटी ज्यादा है, आयोडीन, है ना, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको मैंने एक बॉक्स में ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ओवरऑल ये दोनों मुन्ना भाई जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया, ये दोनों हायर सीनियरिटी वाले ग्रुप हैं एडजेसेंट कार्बन से जो अटैच है। अब ये दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं अपोजिट साइड, तो ये फिर क्या होगा, जेड की, तो इससे हम जेड बोलेंगे, है ना। दोनों सीनियर हायर सीनियरिटी ग्रुप डाउन द प्लेन लाई कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में बिलो द प्लेन लाई कर रहे हैं, देन इट शुड बी कॉल्ड जेड फॉर्म। इसे हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, जेड फॉर्म बोल देंगे। बोलो भाई। तो अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन के हायर सीनियरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर सेम साइड लाई कर रहे हो तो फिर जेड, अगर यही अपोजिट साइड लाई कर रहे होते तो फिर ई होगा, है ना। बस ये आपको देखना, वो सीनियरिटी सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कुछ प्रैक्टिस कर लो, आप ही लोग ये सब बताओगे। जैसे सेकंड वाला है, इसमें पहले आराम से चेक करो। चलो मैं पूछा बताओ, इस वाले आप बताओ कि ये जो ये कार्बन है लेफ्ट वाला, इन दोनों में किसकी सीनियरिटी ज्यादा है, COH पक्का है, क्योंकि इतना तो सेम ही दिख रहा है। C डबल बॉन्ड हो तो दोनों, एक्चुअली यहाँ भी C डबल बॉन्ड होगा और इस यहाँ भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड हो तो सेम ही हो गया। तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे झगड़ा जा रहा है सेकेंड एटम पे, वो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में झगड़ा है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा सीनियर ऑक्सीजन, इसीलिए आप लोगों ने किसको बोल दिया, C। बिल्कुल सही बोला आपने। अब इधर साइड देख लो,
यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। तो पेनिल और साइक्लोहेक्सिल में अभी हम लोगों ने कंपेयर किया भी था कि पेनिल में वो कार्बन डबली बॉन्डेड होता है तो उसकी सीनोटी ज्यादा आ जाती है, और उसमें वो सिंगली बॉन्डेड उसकी कम हो जाती है। तो अब ये दोनों हायर सीनियोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ई फॉर्म, ठीक है ना, बोलो भाई। तो इसका आंसर हम लोग ई फॉर्म लिख सकते हैं, है ना। चलो यस बताएगा, यस अग्रवाल बताओ, थर्ड वाला। हमारे टेस्ट में नंबर अच्छे आए इस बार, है ना, देखा नहीं जल्दी देखा, कल वाले संडे वाले। ई है NH2 और NO2, पहले एक तरफ देखो, NH2 NO2 में किसकी ज्यादा सीनियोरिटी, NO2 में, है ना, क्योंकि देखो N कॉमन हो गया, इधर 2 H और यहाँ बेटा O, तो झगड़ा H और O में है तो ऑक्सीजन की तो ज्यादा ही होगी सीनियोरिटी ऑक्सीजन से, तो ओवरऑल किसकी बोल दिया आपने, NO2 की, चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे राइट लेफ्ट वाले कार्बन पे किसकी ज्यादा है, CD3, बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन तो सेम ही है। तो अब ये दोनों अपोजिट साइड लाई करते हुए दिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया ई फॉर्म, है ना। ई मतलब एंटी गिवेन बोलते हैं या शॉर्ट में जेडी लिखा जाता है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। ये वाला कौन बताएगा भाई, हाँ आपका नाम भूल गया मैं, सीमस गोमती नगर, आप बताइए। फोर्थ वाला, अब नाम याद हो जाएंगे, अभी आप लोग आज ही बताए हैं, कुछ टाइम तो लगता ही है। शुक्ला जी का याद हो गया, ट्रिपल एस, हाँ अरे आराम, जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से बताओ। आप पहले बताओ इन दोनों में किसकी सीनियोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाले की, है ना, ठीक, गुड। दोनों साइड अलग अलग देखो, जल्दी पकड़ में आ जाएगा। अब आ जाओ लेफ्ट वाले कार्बन पे, ये लेफ्ट वाले कार्बन ये, अब इन दोनों में बताओ किसकी सीनियोरिटी ज्यादा है, हाँ इसमें क्लोरीन चिपका हुआ है, ये ऊपर वाला है ना, ये ठीक है, क्योंकि CH2 तो सेम ही दिख रहा है आपको दोनों में, तो तीसरे यहाँ पे कहानी तीसरे एटम में पहुंच गई ना, देखो CH2 सेम है दोनों में, तो यहाँ पे थर्ड एटम पे जाके डिसाइड करना पड़ रहा है हम लोग को सीनियोरिटी। तो अब ये दोनों हायर सीनियोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड टाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई, ई फॉर्म, ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा। आगे बात सुनो, चलो संभवी बेटा बताओ, संभवी आगे बैठा करो, एकदम पीछे को बैठा है, वहां से दिखता है, वैसे मुझे भी, मैं भी क्लास में पीछे ही बैठे हुए मुझे मजा आता है। मैं भी बैक बेंचर ही रहा हूँ अपने टाइम में, मतलब उसमें अच्छा लगता था मुझे, सब बच्चे भी दिखते थे। लेकिन सर फोर्थ वाले एग्जांपल में सर राइट वाला समझा दीजिए। हाँ इसमें फिफ्थ वाले में बताना है हम लोग को, हाँ समझी बताएगी, बताओ या आप बता दो, ऑनलाइन में कौन बता रहा था। सर फोर्थ वाला एग्जांपल सर, जो राइट वाला जिसमें आपने डिसाइड किया है सीनियरिटी ग्रुप वाला, वो आपने कैसे डिसाइड किया? राइट वाले पे देखो, राइट वाला कार्बन ये है ना, इसमें देखो पहला एटम देखो तो कार्बन है, तो इस वाले ग्रुप में पहला, इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन तो सेम हो गया। अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और तीसरा कार्बन है। अब इस कार्बन पे देखो, एक कार्बन को कार्बन कार्बन तो सेम हो गया, इसको कट्टा मार दो, फिर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट्टा मार दो। अब एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम में झगड़ा बचा है, तो एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम में ज्यादा सीनियर कौन है, ड्यूटेरियम होगा सर, ड्यूटेरियम हो जाएगा, है ना, हेवियर आइसोटोप। इसलिए इस पूरे ग्रुप की सीनियरिटी ऊपर वाले से ज्यादा होगी, है ना। एक एक एटम देखो, 1 बाई m देख
1 by 1 देखने में ज्यादा कभी नहीं होगा, है ना। जेड है ना। अच्छा सर अच्छा, फिफ्थ तो जेड फॉर्म। जेड हाँ, इन दोनों में देखो ये तो समझ में आ रहा होगा किसकी सीनोरिटी ज्यादा है, नीचे वाले में, है ना? क्योंकि ये वाला कार्बन एक्चुअली अगर इसको हम लोग सही ढंग से दिखाएं तो ये 2 कार्बन तो नीचे है और एक ये है, ऐसे कुछ है ना। इस कार्बन का सीन ऐसा कुछ है, क्योंकि ये बना रहा है नीचे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को स्प्लिट कर दिया मैंने, अलग अलग दिखा दिया, और एक इधर तो सिंगल बना ही रहा है वो, है ना। पहले 2 ही एटम देखो, आगे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और इसमें देखो, इसमें पहला एटम कार्बन, इसको सेपरेट कर देता हूं, फिर ये सेकेंड एटम कार्बन कार्बन और एक हाइड्रोजन, मतलब कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन। अब इन दोनों में चेक कर लो, तो फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन सेम, फिर 2 कार्बन इसमें भी, 2 कार्बन इसमें भी, इसमें सेकेंड एटम ये आ रहा है, तीसरा एटम हाइड्रोजन और इसमें कार्बन, है ना। किसकी सीनोरिटी ज्यादा हो गई, कार्बन वाली, है ना। तो ये आपने बता दिया भैया, इसकी सीनोरिटी ज्यादा होगी। और ऐसे लेफ्ट वाले पे किसकी ज्यादा आ रही है, उसमें भी नीचे डबल बॉन्ड जहां पे आ गया तो भैया उसी की ज्यादा। अब ये दोनों सेम साइड आ रहे हैं, हायर सीनियर वाले ग्रुप, तो कौन सा फॉर्म हो गया, जेड हो गया भैया। हाँ हाँ, सिस अगर लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही करो, यहाँ तो सिस भी बोल सकते हैं, अगर वो सिस ट्रांस से पूछता है, यहाँ सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर भी वैलिड है ना। जेड जेड ई में जेड है और सिस ट्रांस में जेड ई सिस है ना? कैसे, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी बता दो भाई, ये दोनों सेम ही है क्या, सिक्स सेम है सर। हट गया, ये वाला बता दो। ई है ना, सही है ना। इन दोनों में किसकी सीनियरिटी ज्यादा है, नीचे वाले की ना, समझ में आया दिवासी, ये नीचे वाली ज्यादा है, क्यों, ये देखो मन की आंखों से देखना, ये CO जो है वो C डबल बॉन्ड O है ना। और डबल बॉन्ड की कहानी क्या होती है कि इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हम लोग को, ये सिचुएशन। तो ये कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन से कनेक्टेड है, ऊपर कहानी क्या है कि ये कार्बन जो है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब इसमें देख लो, 1 ऑक्सीजन कॉमन हो गया और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्लोरीन में से ज्यादा इसी की होगी, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा है, तो ये नीचे वाला हो गया। और इधर साइड किसकी ज्यादा है, लेफ्ट साइड, इन दोनों में, इसमें भी ये C डबल बॉन्ड पहले ही दिख गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो गई तो इसकी सीनियरिटी ज्यादा हो गई, तो ये आपका हो गया E, है ना। क्लियर हो गई सबको बात, ये आपका E फॉर्म बन गया। सर फिफ्थ एग्जांपल सर एक डाउट, फिफ्थ एग्जांपल में, हाँ बताओ सर इसमें सर जो राइट में सर जो उसमें स्क्वायर से बना है सर, इसमें अगर बॉन्ड सर राइट साइड तो सर क्या ऐसे देखते हैं, समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप, राइट वाले सर इसमें कार्बन अगर सर राइट वाले सर जो स्क्वायर बना है सर, स्क्वायर बना है सर, उसमें अगर ये जो बॉन्ड है सर इसमें राइट साइड हो तो सर कैसे देखते हैं फिर हम लोग, अच्छा ये डबल बॉन्ड कह रहे हो, ये डबल बॉन्ड है सर, ये राइट साइड अगर होता है तो दूसरी एज पे, ये यहाँ होता है, ये सर इसके अपोजिट एज पे सर, यहाँ होता है, ये सर, और सर वहाँ पे ना हो, तब तो कुछ कहानी चेंज हो सकती थी, है ना। देखो फिर तो ये सिचुएशन होती है कि जैसे आप कह रहे हो कि ये डबल बॉन्ड इधर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे देखते, ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से एक कार्बन ये कनेक्टेड है और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से ये कनेक्टेड है, एक यहाँ हाइड्रोजन भी होता है, तो इसको हम लोग अगर
देखें तो ऐसे इतना देखते हैं, है ना, मतलब पहले इतना पार्ट देखते हैं और उसको फिर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वो क्या है। तो इतना पार्ट तो इसमें ख्याल से कॉमन ही हो जाता ऊपर, ये कार्बन 2 कार्बन से सिंगली बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर इसमें आगे थोड़ा देखना पड़ जाता है कि इसमें जैसे ये वाला कार्बन है ना, ये मेथिल से कनेक्टेड है, मेथिल वाले कार्बन से, और एक रिंग वाले कार्बन से, तो ये वाला कार्बन फिर 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसमें एक कार्बन ऐसा है जो फर्दर फिर 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना। अब लेकिन यहाँ पे कहानी क्या होती है, वो यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन से सिंगली बॉन्डेड, एक इससे, अब ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला कार्बन फिर 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है ना, और एक यहाँ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। नहीं वो इसी में थोड़ा केस चेंज करके पूछा है। तो अब आप कंपेयर कर लो, है ना, ऐसे मतलब आगे फिर देखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। आंसर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो उसमें जब जहां तक सेम मिलता जाए उसको छोड़ते जाओ, आगे देखते जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो डिफर करेगा ही, तो वहां पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। बोलो भाई, तो जेडी क्लियर हो गया, जेडी नोमेनक्लेचर कैसे देखते हैं। आप लोग को सीट मिली होगी इसकी, स्टीरियो की, स्टीरियो की सीट में आप लोग देखिएगा, उसमें सेक्शन ए और बी कर लीजिएगा, मतलब अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बताए दे रहा हूँ, लास्ट में मैं भूल जाता हूँ होमवर्क बताना। तो सेक्शन ए कर लीजिएगा, ए में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और बी में ये जेडी वाला है, जो आज पढ़े वो सेक्शन बी में है, उसके क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखो अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने आ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे कंपेयर करते हैं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी आपसे। एक तो डाइपोल मोमेंट पूछा जा सकता है कि आपको सिस फॉर्म दे दिया जाए और ट्रांस फॉर्म दे दिया जाए, पूछा है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। हाँ, क्या चाहते हो। तो बेटा इतने हम लोग को सैलरी नहीं मिलती, इतनी तेज पढ़ाए भी और तुम लोग को सुनाई भी दे जाए, क्या चाह रहे यार, ठीक है। तो इतना तेज भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है ना। वो चलो देखो, तो इसमें डाइपोल मोमेंट बताना हम लोग, है ना। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर अगर पूछा जाए, कभी आपको सिस और ट्रांस पे कंपेयर करना हो, तो इन जनरल सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा आता है, ठीक है। क्यों ज्यादा आता है उसको आप समझ सकते हो कैसे। देखो एक कोई भी एग्जांपल ले लो, ये वही चलो ब्रोमीन वाला ले लेते हैं जो उसने लिया है, ब्रोमीन H, ब्रोमीन H, ये मैंने ले ली सिस फॉर्म और ये मैंने ले ली ट्रांस फॉर्म, और मुझे बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट अधिक है। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े भी होंगे। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में तो कोई मूवमेंट डेवलप होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 वाले का s कैरेक्टर कितना होता है 20 कितना होता है 33%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी। तो इनके जो इधर ये जो बॉन्ड पेयर होंगे, ना तो वो लेफ्ट वाले कार्बन की तरफ जा रहे होंगे, ना तो राइट वाले कार्बन की तरफ से, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इतना पार्ट तो नॉन पोलर है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इतना पार्ट तो नॉन पोलर है, इसको तो देखो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है ना। राइट वाले कार्बन की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो पा रहे होंगे, ना लेफ्ट वाले तरफ शिफ्ट हो पा रहे होंगे। मूवमेंट वहां पर होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, ठीक है ना। जैसे एक एटम ए है एक बी है, सपोज बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पूरा का पूरा बॉन्ड पर अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है,
जिसकी वजह से उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे एक म्यू करके हम लोग इसको डाइपोल मोमेंट का सिंपल म्यू मान लेते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन हम लोग किधर शो कर देते हैं, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर साइड एरो चला देते हैं, उधर एरो का हेड शो कर देते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बस आपको देखनी होती है। तो सिस फॉर्म में क्या होगा कि देखो ब्रोमीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका एरो किधर आ जाएगा, ब्रोमीन की तरफ। मतलब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे, थोड़े से पार्शियली ब्रोमीन की तरफ थोड़े शिफ्टेड होंगे। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इधर भी ब्रोमीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये भी अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, इसका भी एरो इधर घुमा दो। अच्छा, तो जब कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इधर भी शिफ्टिंग हो रही होगी, लेकिन इसका एरो किधर आ रहा होगा, इधर। अब इसको μ1 मान लो, तो इसको μ2 बोल देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस तो अलग अलग होगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस अलग होता है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो इधर इस वाले को मैंने μ2 मान लिया और इधर वाले को भी μ2 मान लिया, ठीक है। अब देखो बाकी तो आपको फिजिक्स लगानी है। वेक्टर की डायरेक्शन देखो, μ1 μ2 सेम डायरेक्शन पे आ रहे हैं, हेड 0 डिग्री पे आ रहे हैं, और इधर भी μ1 μ2 0 डिग्री। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि सारे वेक्टर ऐड हो रहे हैं डायरेक्ट, μ1 प्लस μ2, इधर भी μ1 प्लस μ2, और इनके बीच का एंगल कोई बता सकता है कितना है, 120 है पूरा, क्योंकि वो कार्बन जो है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों, उनके एंगल कितने हैं, ये 120 120 120 प्लेनर ट्राइगोनल होता है ना। खैर आपको अगर एंगल नहीं पता तो थीटा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, बस आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी होगी, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में म्यू नेट लिख देता हूँ, नेट जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। वैसे अगर मान लो कि μ1 प्लस μ2 म्यू डैश है, तो म्यू डैश 120 पे मुझे याद आ रहा है 2 रूट म्यू डैश आ जाता है, ठीक है, म्यू डैश आ जाएगा, वो थीटा वाले फॉर्मूले से अंडर रूट ऑफ, है ना, ठीक ठीक, वो सब नहीं जा रहा है उसमें, निकालने को निकाल सकते हो। अब इधर आ जाओ, ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में सेम अपोजिट साइड लाई करने लगते हैं, तो उनके वेक्टर कैंसिल होने लगते हैं, उनके मूवमेंट कैंसिल होने लगते हैं। जैसे ब्रोमीन का μ1 और इधर वाले क्लोरीन का μ1 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वेक्टर 180 डिग्री पे आ रहे हैं, 180 पे, तो दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। और इधर कार्बन हाइड्रोजन वाले भी कैंसिल हो रहे हैं, μ2, और इधर वाला भी μ2, तो भैया इसका तो 0 ही आ गया, है ना। देखो ना, ये μ1 v1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, μ2 v2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ट्रांस का नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, 0। अच्छा, सिस का क्या 0 आया था ना, सिस का नॉन 0 था, तो ज्यादा किसका हो गया, सिस का। तो इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि सिस फॉर्म का मूवमेंट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से। अच्छा, इन जनरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शनल केसों से भरी हुई है ना। एक दो केस ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ट्रांस का ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो इतने रेयर केस है कि उनको इग्नोर करके चलना पड़ता है। तो इन जनरल डाइपोल मोमेंट सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही देखो ऊपर लिखा हुआ है ना। अगर आपको सिस और ट्रांस में कभी कंपेयर करने को बोले तो सिस आइसोमर है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, व्हाइल द ट्रांस आइसोमर डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट, है ना। सिस में एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ जाता है जो कि नॉन जीरो होता है, और ट्रांस में पूरा कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा किसका हो गया, सिस। आपको बस रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछाएंगे, दो स्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे, कहीं मैलिक एसिड दिखा देगा, कहीं फ्यूमेरिक एसिड दिखा देगा, पूछेगा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आप पहचान लेना, सिस ट्रांस पहचानना सीख ही गए हो, सिस वाले का ट्रांस से ज्यादा बोल देना डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। फिर सेकंड है डाइपोल मोमेंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर आपको एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे दिया जाए सिस वाला और एक आपको ट्रांस वाला दे दिया जाए, पूछा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी तो ना कि सब में हुई, जैसे मान लो इसी एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी ना,
जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा जो फॉर्म जितनी आप पोलर होगी बिल्कुल सही। ये यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये अभी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ के आए हम लोग, है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कैसे फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। वो फोर्स जितने स्ट्रॉन्गर होते हैं उस लिक्विड को बॉयल करना उतना डिफिकल्ट होता है, वो फोर्स जितने वीक होते हैं उतना ज्यादा एक्सटेंट में वेपर बनती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कम हो जाता है उसका। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि इसके नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। अब इसमें बात आती है कि सर हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा फोर्स है। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे खतरनाक जो होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भैया सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को देते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस वाले केस में बहुत मुश्किल है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिले, है ना। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, वन डर वाल्स फोर्स। वन डर वाल्स में कौन कौन सा, डीपीडीपी। डीपीडीपी मतलब डाइपोल डाइपोल। तो आपको देखना पड़ेगा इससे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेयर है तो सबसे तो नहीं दिखने वाली, ठीक है। आपको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। और डाइपोल डाइपोल का मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो वान डर वाल फोर्स लगते हैं उन्हें हम लोग डीपीडीपी टाइप के फोर्स बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल, है ना। जैसे एक पोलर मॉलिक्यूल है, ऐसे डायग्राम से समझ सकते हो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके एक एंड पे डेल्टा नेगेटिव है, एक एंड पे डेल्टा पॉजिटिव है, और एक दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे भी एक एंड पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और ये जितने ज्यादा पोलर नेचर के होंगे उतने ही ज्यादा इस पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस ज्यादा मैग्नीट्यूड के डेवलप होंगे। जितना डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा उतने डीपीडीपी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। इसका मतलब डीपीडीपी फोर्स का मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर गया, डाइपोल मोमेंट पे। क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जितना ज्यादा डेवलप होगा, और वो उतना ज्यादा डेवलप कब होगा जितना ज्यादा मूवमेंट डेवलप होगा, है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जितना नेट पे शिफ्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये डिपेंड कर गया डाइपोल मोमेंट पे। तो सीधी बात आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका डाइपोल ज्यादा होगा। और अभी हम लोग पढ़े थे कि सिस और ट्रांस में किसका डाइपोल ज्यादा होता है, सिस का। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। उसमें रीजन देखो दिया होगा, रीजन टू द पॉइंट ही लिखा है इसमें, ये आपकी सीट का, ये मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर डाइपोल मोमेंट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। साफ साफ बोल रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये भी बात सही है। ये बात भी आप लोग चाहो तो लिख लेना कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि ट्रांस का हमेशा ही जीरो, है ना। वो यहाँ पे ऐसा ट्रांस था कि ये दोनों ब्रोमीन सेम थे और दोनों एच सेम थे। हो सकता था कि ब्रोमीन सेम होते लेकिन एच एच सेम ना होते, एक एच होता एक मेथिल होता, तो फिर जीरो ना आता, होता तो तभी वो ट्रांस हो, नहीं। तो ट्रांस का हमेशा जीरो नहीं होता है, हाँ ट्रांस का सिस से कम ही रहेगा इन जनरल, लेकिन हमेशा जीरो नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात करें, सिस ट्रांस में ज्यादा सॉल्युबल कौन है, देखो आपने पढ़ा होगा लाइट डिसॉल्व्स लाइट, है ना। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, और पानी पोलर होता है, वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर पोलर है तो उसमें ज्यादा सॉल्युबल कौन सी फॉर्म होगी, जो ज्यादा पोलर नेचर की होगी, ज्यादा पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा, सिस का। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, सिस की। तो शुरुआत की जो तीन प्रॉपर्टी है वो आपस में एक तरह से इंटरलिंक्ड है ना। शुरुआत की तीन फिजिकल प्रॉपर्टी इंटरलिंक्ड है, वो सब कहीं ना कहीं वो डाइपोल मोमेंट से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का कम होता है। क्यों, देखो मेल्टिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड नहीं करता पहली बात, तो फिर करता किस पे, आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ाई है ना, वहां पे हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी एक टर्म पढ़ा था कि हर एक क्रिस्टल की अपनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है,
है ना। अब ये वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो कोई मेरे वीडियो तुम लोग देख सकते हो जब तक वो चैप्टर आएगा, क्योंकि तो 2 चैप्टर तुम लोग को छूट गए हैं, एक सॉलिड स्टेट छूट गया है और एक सॉल्यूशन पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी पढ़ाएंगे तो है ही है, लेकिन उनको आगे भी पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि अभी पैरेलल जब तक चल रहा है तब तक तो पढ़ा पाएंगे। हाँ, जीसीटी तो शायद डीटेल सर पढ़ाएंगे, शायद उनसे बात हुई होगी, है ना, वो तो जीसीटी सर मैंने बोल दिया वो पढ़ा दें, ठीक है। तो तुम लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो कम से कम एक बार देख लेना जब भी टाइम मिले, धीरे धीरे करके 7-8 लेक्चर है तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जब तक आगे पढ़ेंगे तब तक उससे पहले एक बार तो देख ही लेना। देखो सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था कि पैकिंग इफिशियंसी जितनी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सॉलिड की किस पे, पैकिंग इफिशियंसी पे, ठीक है। अब देखो हम अब यहाँ पे सिस ट्रांस की कैसे पता करें पैकिंग इफिशियंसी, तो देखो यहाँ पे आप ज्योमेट्री से पता लगा सकते हो। देखो सिस फॉर्म बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बॉन्ड लाइन वाला वो वाला केस याद करो जिसमें हम लोगों ने बोला था सिस फॉर्म कैसी होती है, सिमिलर टू बोर्ड, और ट्रांसफॉर्म सिमिलर टू चेयर फॉर्म, चेयर बनती हुई दिखाई देती है ना। अच्छा, अब आप ये मैंने एक सिस बना एक ट्रांस, अब आप ऐसे ही मान लो कि बहुत सारे ट्रांस मॉलिक्यूल है ना, सबका शेप कैसा है, चेयर, ठीक है। तो जब वो पैक्ड हो रहे होंगे सॉलिड स्टेट में, तो वो ऐसे पैक हो रहे होंगे, एक मॉलिक्यूल के नीचे दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, ऐसे वो खटाखट पैक। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई चेयर है और 10 चेयर है, तो एक चेयर के ऊपर दूसरी पक से रख देते हैं, फिर तीसरी पक से रख देते हैं, तो खटाखट पैक हो जाती है, ऐसे लंबी सी इमारत टाइप बन जाती है ना। वो पैकिंग बेटर हो जाती है क्योंकि वो एक के ऊपर फंसती चली जाती है। ट्रांस में ऐसा ही कुछ होता है, ट्रांसफॉर्म के मॉलिक्यूल चेयर स्ट्रक्चर रख के एक दूसरा भी वेल पैक्ड होते चले जाते हैं। अच्छा, अब कहोगे सर ऐसा तो सिस में भी, बोर्ड में भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहना है। तो बोर्ड में भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे में, लेकिन ये सब मॉलिक्यूल है, इनके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। जब ये पैक हो रहे तो बीच में किसी का दिमाग सटक गया, आतावादी सटक गई, तो वो क्या होगा, वो उल्टा ऐसे पैक हो गया। अगर मान लो जैसे कुछ तो सीधे पैक हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल ऐसे पैक हो गया, ठीक है, और इसके नीचे वाला ऐसे पैक हो गया, तो बीच बीच में जब उनका 3D स्ट्रक्चर देखा जाता है तो ऐसे भी पैक वाले मिलते हैं इसमें। और जब दो बोर्ड स्ट्रक्चर उल्टा पैक हो जाते हैं तो वहां वाइड स्पेस डेवलप हो जाता है, वहां पे अच्छा खासा वाइड स्पेस, यहाँ पे देखो क्या डेवलप हो गया, वाइड स्पेस। शेयर में ऐसे घुमाओ वो वाइड स्पेस नहीं बन पाएगा, आप चाहे जैसे बनना, ठीक है, वो उल्टा पैक हो ही नहीं पाएंगे, वो सब ऐसे ही पैक होंगे। लेकिन बोर्ड स्ट्रक्चर में जब ये मैं ये जो बता रहा हूँ डायग्राम, जब उनका हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक से उनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं तो उनके बीच बीच में ऐसे वाइड स्पेस दिखते हैं सिस फॉर्म वाले मॉलिक्यूल के सॉलिड स्टेट में जब उनका स्ट्रक्चर देखा जाता है। इस वजह से वाइड स्पेस ज्यादा तो बेटा पैकिंग इफिशिएंसी क्या हो घट जाएगी ना, ठीक है, तो पैकिंग करके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए सिस फॉर्म उतने अच्छे से पैक नहीं हो पाते हैं जिससे ट्रांस, इसलिए पैकिंग इफिशिएंसी ट्रांस की ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा ट्रांस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है, वो उसमें देखो लिखा भी होगा, वो डायग्राम नहीं बनाया होगा उन्होंने, लेकिन देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पास पढ़ लो, मोर सिमेट्रिकल आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, साफ साफ बोल रहा है कि ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, ज्यादा सिमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ट्रांसफॉर्म ज्यादा सिमेट्रिकल होती है क्योंकि उनकी पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होती है। देखो लिखा है ड्यू टू बेटर पैकिंग इन क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस में ज्यादा अच्छे से पैक हो जाते हैं, है ना, क्लियर। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का, क्लियर ना। स्टेबिलिटी बहुत आसान है। देखो सिस में क्या होता है, बल्कि ग्रुप जैसे ब्रोमीन,
सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो बेटा सेम ग्रुप जब सेम साइड आएंगे, बल्कि ग्रुप जब पास पास आएंगे तो क्या होता है, बल्कि ग्रुप पास आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन थोड़ा सा आ जाता है। बल्कि सिस फॉर्म चाहे कोई भी हो, इसमें देखो हाइड्रोजन को छोड़ के सारे ग्रुप बल्कि ही होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। और दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो उनके बीच में van der Waals रिपल्शन डेवलप हो जाता है, उसी को स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। ट्रांस में वो थोड़ा सा मिनिमाइज रहता है, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई कर रहे होते हैं, आल्दो ये भी बल्कि है, लेकिन भैया वही बात है, दूरी बढ़ गई है, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्टेरिक रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। और इसमें स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होता है, ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन मतलब स्टेबिलिटी कम, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वो ट्रांस वाला। तो स्टेबिलिटी हम लोग इसी से हम लोग देखते हैं, है ना, ट्रांस की ज्यादा होती है। सेकंड एक्चुअली वो ट्रांस वाले को कह रहा है ना। रीजन भी देख लो, रीजन में वो लिखा हुआ है कि सिस फॉर्म में बल्कि ग्रुप सेम साइड लाई करने लगते हैं, इस वजह से उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वैसे मैंने करा दिया है। अब अगला जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल है। तो आप लोग जितना पढ़ाते जाए कोशिश करिए, करते जाइए, सेक्शन वो भी लगा दीजिएगा, है ना, जितना पढ़ा है उतना पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर डिस्कस भी कर देंगे, है। चलो फिर कल भी क्लास है शायद मेरी, कल ऑप्टिकल करेंगे इसी के आगे, है ना। चलो फिर रखते हैं, हम लोग भी थक गए हो।